हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोग देख सकते हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का हिस्ट्री। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो है दोस्तों कक्षा 11 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तकें हैं। विश्व इतिहास के कुछ विषय हैं। देखते हैं दोस्तों इसमें कितने चैप्टर हैं, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों 11th क्लास में। ये दोस्तों एनसीईआरटी पैटर्न पे रहने वाला है दोस्तों। एनसीईआरटी बुक है जो बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों विषय सूची है। अनुभाग 1 में प्रारंभिक समाज है दोस्तों, जिसमें इसकी भूमिका है, कालक्रम है। इसको हम लोग को नहीं देखना है। अध्याय जो है दोस्तों, अध्याय जो है विषय 1 जो दिया गया है समय की शुरुआत से, यही हम लोग का अध्याय 1 है दोस्तों। इसमें पूरा अध्याय जो है दोस्तों 11 अध्याय है दोस्तों। लास्ट अध्याय आधुनिकीकरण के रास्ते हैं दोस्तों। तो हम फर्स्ट अध्याय जो है, पहला अध्याय समय की शुरुआत से पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते दोस्तों ऐसे हो रहा है दोस्तों। चलिए विषय 1 आ गया, समय की शुरुआत दोस्तों। समय की पढ़ लेते हैं दोस्तों। कर रहा है दोस्तों। इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। मतलब मानव जो है अपने अस्तित्व में सर्वप्रथम कब आया, इस पाठ में हम लोग जानेंगे दोस्तों। ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। मतलब 56 लाख वर्ष पहले जो है पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब जन्म हुआ, जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले। आदि मानव के जो है कई रूप बदले, कालांतर में लुप्त हो गए। कई रूप बदले और कालांतर में जो है लुप्त हो गए, विलुप्त हो गए। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। ये हम जो मानव को देखते हैं अभी के जनरेशन में, वे जो दोस्तों 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे। प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर, जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से कंदमूल, फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। उस समय जो है दोस्तों मानव जो थे कंदमूल, जानवरों को मार के उनका मांस खाते थे, अपना जीवन यापन करते थे, अपना पेट भरते थे और फल फूल खा के इकट्ठा करके उसको खा के अपना जीवन यापन करते थे दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना सीख लिया दोस्तों। हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के कई और तरीके अपना लिए, पर शिकार और संग्रह करने यानी इधर उधर से खाने की चीज़ें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा। मतलब जो है उस समय भी लोग जो है अपना खाना खाते थे और खाने के लिए संग्रह करना, मतलब दूर दूर से फल का संग्रह करना,
जानवरों को मार के उनका मांस का संग्रह करना, माने इकट्ठा करना, रखना, उसको खाने के लिए दोस्तों संग्रह करना उस समय भी, और अगले दिन के लिए भोजन की व्यवस्था करना, इधर उधर व्यवस्था करना जाके, ये लगा रहता था दोस्तों। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज हैं जो शिकार और संग्रह से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। अभी भी ऐसे हैं दोस्तों, जिनको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हंटर गेथर सोसाइटीज दोस्तों। इसलिए हम यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है या नहीं। इसी के कारण हम लोग देखते हैं, इसको पढ़ने से अतीत की जानकारी हमें मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है दोस्तों। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्म, पत्थर के औजारों और गुफाओं के चित्रकारियों की खोजों से मिलती है। जो आज जो है दोस्तों हम लोग को जानकारी जो मिलती है वह जीवाश्मों से मिलती है और पत्थर के औजारों के, गुफाओं के चित्रकारियों की खोजों से मिलती है दोस्तों। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास है। अक्सर ही जब ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गई, अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानव के हैं। जब पहली बार जो मिला ना दोस्तों, तो विद्वान जो भी हैं, हम लोग के साइंटिस्ट जो हैं, हमारे देश के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मानना भी जो है इनकार कर दिया कि ये मानव के हो सकते हैं। उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था। एक अरसे के बाद ही इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। उसके बाद इसको स्वीकार कर लिया गया कि ये मानव के हो सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी है। जो पहले के मानव थे, मर गए, लुप्त हो गए, वह जीवाश्म बन गए, तो इनकी जानकारी उनके लुप्त जीवाश्मों से हम लोग को मिलती है दोस्तों। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है, जिसमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। मतलब जो है हम लोग के वैज्ञानिक जो है उनके जीवाश्मों से ये पता लगाते हैं कि दबे हुए जीवाश्मों को नीचे से जो जीवाश्म मिलते हैं हम लोग को खुदाई के दौरान, उससे रासायनिक क्रिया द्वारा हमारे वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि वे कब के हैं और कब दबे होंगे दोस्तों। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी उस समय मतलब अनुमान लगाया जाता है ये कब किस तिथि में मतलब हुए होंगे दोस्तों, किस सन में हुए होंगे, किस ईस्वी में हुए होंगे दोस्तों। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चलता है, काल वही किस साल में के कब किस ईस्वी में पता चल जाता है, तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता। लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम जब ऐसी खोजें की गई थी, तो अनेक विद्वान यह मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियों जैसे अन्य चीज़ें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूपों से संबंध रखती थी। विद्वानों की यह हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबिल के ओल्ड टेस्टामेंट में अभिव्यक्त इस धारणा पर आधारित थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया। मतलब ये जो है सब लोगों को पता अनुभक्ति थी, जब परमेश्वर जो है सृष्टि की रचना करते समय प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया है दोस्तों। विद्वानों की ऐसी हिचकिचाहट का एक उदाहरण देखिए।
अगस्त 1856 में जब मजदूर नियंडर घाटी में चूने के पत्थरों की खान की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें एक खोपड़ी और अस्थिपंजर के कुछ टुकड़े मिले। ये चीज़ें एक स्थानीय स्कूली शिक्षक कार्ल फुलरॉट को सौंप दी गई, जो एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे। जांच के बाद उन्होंने पाया कि वह खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं थी। जांच के दौरान उन लोगों को पता चला कि ये जो खोपड़ी थी जो आधुनिक मानव की नहीं थी दोस्तों। फिर उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया और उसे बॉन विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर हार्मन साफहाउसन के पास भेज दिया गया। उसके बाद जो है ये जो है शरीर रचना जो है विज्ञान के एक प्रोफेसर हार्मन साफहाउसन के पास भेज दिया गया दोस्तों। अगले ही वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव रूप की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। उस समय तो विद्वानों ने उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया और यह घोषित कर दिया कि यह खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत बाद के समय में हुआ था। मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन में एक युगांतरीय घटना 24 नवंबर 1859 को तब घटी जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन दी ओरिजिन, डार्विन की पुस्तक जो है दोस्तों ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुआ। उस पुस्तक के प्रथम संस्करण की सभी 1250 प्रतियां उसके प्रकाशन के दिन ही हाथों हाथ बिक गई। जब यह प्रकाशित हुआ तो हाथों हाथ ही बिक गई। 1250 प्रतियां मतलब 1250 पीस जो है हाथों हाथ ही बिक गई दोस्तों जब प्रकाशित हुआ है वो पुस्तक। तो दोस्तों डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। मतलब उसमें ही इन्होंने बताया था, डार्विन ने बताया था कि इस पुस्तक में, जो पुस्तक का नाम है दोस्तों पुस्तक ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक, जिसमें इन्होंने बताया था कि मानव जो है जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान मन जानवरों के क्रम से ही विकसित होते होते ये जो है अभी मानव के रूप में हो गया है। जैसे हमारे शिक्षकों के माध्यम से सुना जाता है, सीनियरों का हमारे स्कूल में पढ़ाया गया है पहले, जो मनुष्य है पहले बंदर के आकृति में थे, रंगों के आकृति में थे, उसके बाद जो है मानव के रूप में विकसित हुए हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों निएंडरथल मानव की खोपड़ी, यही खोपड़ी जो है दोस्तों कुछ लोगों ने इस खोपड़ी की पुरातनता को स्वीकार नहीं किया था। यही खोपड़ी जो है दोस्तों इसको कुछ लोगों ने स्वीकार नहीं किया था और यह बताया कि खोपड़ी तो किसी मूर्ख या जड़ बुद्धि प्राणी की है, मतलब जल में रहने वाली किसी प्राणी की है दोस्तों, कुछ लोगों ने बताया था दोस्तों। क्रियाकलाप नहीं देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब कह रहा है दोस्तों मानव के क्रमिक विकास की कहानी, आधुनिक मानव के पूर्वज। अब देखते हैं दोस्तों आधुनिक मानव के पूर्वज जो थे कौन कौन थे दोस्तों, कैसे कैसे पता चलता है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों। इन चार खोपड़ियों एक मिनट दोस्तों पढ़ा कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। इन चार खोपड़ियों को देखिए, ये जो है एक खोपड़ी 2 3 4, इस खोपड़ियों को देखिए दोस्तों, 4 खोपड़ी ही दी गई है। खोपड़ी क एक वानर की है। ये जो खोपड़ी है दोस्तों ये जो है बानर की है। फर्स्ट खोपड़ी
है जो बानर की है दोस्तों। ये खोपड़ी जो है बानर की है दोस्तों। फर्स्ट खोपड़ी जो है बानर की है दोस्तों। और ख खोपड़ी जो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस नामक प्रजाति की है दोस्तों। ये वाली खोपड़ी जो है दोस्तों। खोपड़ी ग होमो इरेक्टस की है। ये जो ग जो है दोस्तों, ग नंबर जो है, ग नंबर खोपड़ी जो है, ग नंबर ये जो है दोस्तों ग नंबर खोपड़ी होमो इरेक्टस की है। और खोपड़ी घ जो है होमो सैपियंस नामक प्रजाति की है। ये जो है होमो सैपियंस नामक प्रजाति की है दोस्तों। आज के मानव इसी प्रजाति के हैं। ये जो है चौथा जो है दोस्तों, चौथा जो है होमो सैपियंस नामक प्रजाति आज के मानव इसी प्रजाति के हैं। आज के मानव जो है दोस्तों इसी प्रजाति के हैं दोस्तों। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या जानकारी मिलता है। इन खोपड़ियों में आप अधिक से अधिक जितनी समानताएं और अंतर देखते हैं उनकी सूची बनाइए। कह रहे हैं दोस्तों इसमें जितनी असमानताएं देखते हैं दोस्तों, समानताएं देखते हैं, अंतर देखते हैं, उनकी एक सूची बनाइए दोस्तों। इस हेतु आप सबसे पहले इन खोपड़ियों का मस्तिष्क खोलो, जबड़ों और दांतों को भली भांति देखिए। पहले कह रहा है दोस्तों जबड़ों और दांतों को पहले आप देखिए दोस्तों, क्या क्या अंतर है इन दोस्तों में। दोस्तों देखते हैं दोस्तों, चित्र में दिखाई गई खोपड़ियों की रचना में आप जो भी अंतर पाएंगे उनका कारण वे परिवर्तन है जो मानव के क्रमिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हो। मतलब जो भी अंतर हम लोग देखेंगे दोस्तों, वे जो है ये परिवर्तन का कारण ही होगा दोस्तों। इन खोपड़ियों में अंतर जो है परिवर्तन के कारण ही होगा दोस्तों। ये पहले कैसे था, तो पहले कैसे था उनका और फिर बाद में कैसा था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, मानव के क्रमिक विकास की कहानी बहुत ज़्यादा लंबी और कुछ जटिल या उलझी हुई भी है। मानव की जो है क्रमिक विकास की जो है कुछ जटिल उलझी भी है, बहुत ज़्यादा लंबी है। इसकी प्रक्रिया जो है बहुत ज़्यादा लंबी है और जटिल भी है, मतलब कठिन भी है और उलझी भी हुई है दोस्तों। इस संबंध में अनेक अनुत्तरित प्रश्न भी उठे हैं। मतलब इस प्रक्रिया में कई सारे प्रश्न भी उठते हैं, हमारे मन में आते हैं और नए नए प्राप्त तथ्यों और सामग्री से अक्सर पुरानी समझ तथा जानकारी में परिवर्तन संशोधन करने पे पड़े हैं। मतलब ये जो है ये विकास की प्रक्रिया देखने के बाद और पुरानी सामग्रियों को देखने के बाद, मिलने के बाद हम लोग कई परिवर्तन संशोधन हम लोगों को करने पड़े हैं उनमें दोस्तों। आइए कुछ घटनाक्रमों तथा परिवर्तनों और उनके परिणामों पर कुछ अधिक गहराई से चर्चा करें। मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। मतलब जो है मानव के विकास का क्रम जो है हम लोगों के द्वारा दोस्तों 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। उसके पहले का हम लोग के द्वारा नहीं खोजा जा सकता है दोस्तों, यहाँ कह रहा है दोस्तों। उसके बाद कह रहा है दोस्तों, कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे समय के विस्तार की कल्पना करना बहुत कठिन हो जाता है। यदि आप अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ को 10,000 वर्षों के बाद माने तो 10 पृष्ठ 1 लाख वर्षों के बराबर और 100 पृष्ठ 10 लाख वर्षों के बराबर होंगे दोस्तों। इस प्रकार 360 लाख वर्षों के बारे में सोचने के लिए आपको 3600 पृष्ठों की पुस्तक की कल्पना करनी होगी। मतलब ये दोस्तों कह रहा है ना दोस्तों, 360 लाख वर्षों के पहले के बारे में सोचना होगा ना दोस्तों, तो 3600 पृष्ठों के बारे में दोस्तों 3600 पृष्ठों के बारे में दोस्तों कल्पना करनी होगी हम लोगों को, तो इसको हम लोग सोच पाएंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों।
यह वह समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव होता है। यह इस समय था दोस्तों जब अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था उस समय। उसके बाद लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उप समूह उत्पन्न हुआ। उसके बाद जो है एक उप समूह उसमें उत्पन्न हुआ जिसे होमिनाइट कहते हैं। इस उप समूह में बानर यानी एप जिसे हम लोग लंगूर कहते हैं दोस्तों शामिल थे। उसमें ये शामिल थे दोस्तों मानव रूपी में। दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों लंगूर पहले लंगूर की आकृति के थे और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले और उसके बाद 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य हम लोग को मिलता है दोस्तों। होमिनिड वर्ग जो है दोस्तों होमिनिड वर्ग होमिनाइड उप समूह से विकसित हुए। ये जो है होमिनाइड समूह से विकसित हुए थे। क्वेश्चन अगर पूछे दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होमिनिड वर्ग किस उप समूह से विकसित हुए तो आंसर लगाएंगे दोस्तों होमिनाइड उप समूह से विकसित हुए। उनमें अनेक समानताएं पाई जाती है लेकिन कुछ बड़े अंतर भी हैं। होमिनाइडो का मस्तिष्क होमिनिडो की तुलना में छोटा होता है। देख ले सकते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। वे चौपाए थे यानी चारों पैरों के बल चलते थे। जो पहले थे वे जो है चारों पैरों के बल चलते थे लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर चलकदार होते थे। इसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों के बल चलते थे। होमिनिड जो है दोस्तों सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों से बल से चलते थे और जो है पहले जो थे होमिनिडो जो थे वह चारों पैर से चलते थे और उनका अगला दोनों पैर जो है अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे उनसे वो चलते थे। और उसी की अपेक्षा होमिनिड जो है पिछले दो पैरों के बल चलते थे दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे। उनके हाथ जो है ना विशेष किस्म के होते थे दोस्तों जानवरों के जैसे होते होंगे दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे। नहीं दोस्तों इनका जो है हाथ एक मतलब अजीब तरह का होता था, आदमी की तरह होता था और जानवर मिक्स होता था दोस्तों जिनसे वे औजार भी बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे दोस्तों। हम अगले अनुभाग में उनके द्वारा बनाए गए औजारों और उनकी विशेषताओं के बारे में अधिक बारीकी में चर्चा करेंगे। हम जो है अगले अनुभाग में अगले मतलब पैराग्राफ या अगले चैप्टर में जो है दोस्तों अगले अनुभाग में उनके बनाए गए औजारों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग उनके औजारों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों वे किस प्रकार के औजार बनाते थे और किस प्रकार का और जो है उसका उपयोग करते थे दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दो प्रकार के साक्ष्य से यह पता चलता है कि होमिनिडो का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। होमिनिडो का उद्भव कहाँ हुआ था दोस्तों? होमिनिडो का उद्भव जो है होमिनिडो में हुआ था दोस्तों। पहला तो यह कि अफ्रीकी बानरों का समूह होमिनिडो से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अफ्रीकी बानरों का जो समूह था दोस्तों होमिनिडो से जुड़ा हुआ है, बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। दूसरा सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं। ये जो है पूर्वी अफ्रीका में पाए गए थे और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है।
इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं। हाथ का क्रमिक विकास। अब उनके हाथ के क्रमिक विकासों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। चैप्टर लंबा है दोस्तों, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल में न्यू होंगे तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसके आगे भी आप लोगों को पढ़ने का मौका मिले। और ये क्लास जो है दोस्तों कंटिन्यू चलेगा, प्रत्येक चैप्टर चलेगा दोस्तों। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों, अपनी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाथ का क्रमिक विकास पढ़ते हैं दोस्तों। हाथ का क्रमिक विकास दोस्तों देखते हैं दोस्तों। क, ख, ग 3 प्रकार के क्रमिक विकास है दोस्तों। आकृति चिंपैंजी की ठीक व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। पहला जो है जो दोस्तों चिंपैंजी की ठीक व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है दोस्तों। आकृति ख कह रहा है होमिनिड की दुरुस्त व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। दुरुस्त व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। उसके बाद आकृति ग कह रहा है दोस्तों मनुष्य के हाथ की सशक्त पकड़ दर्शाती है। माने मनुष्य की जो है हाथ की सशक्त ये जो है दर्शाती है दोस्तों। आकृति ग है दोस्तों। आकृति ख है दोस्तों। आकृति क है दोस्तों। आकृति ग में है पूरा मुट्ठी बना हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। आकृति क है ये आकृति ख है दोस्तों, देख सकते हैं। हाथ की सशक्त पकड़ का विकास संभवतः ठीक व सूक्ष्म पकड़ से पहले ही हुआ होगा। चिंपैंजी की ठीक पकड़ की तुलना मनुष्य के हाथ की ठीक व सूक्ष्म पकड़ से कीजिए। उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें करते समय आप ठीक व पकड़ सूक्ष्म का इस्तेमाल करते हैं। आप किन किन कामों को करने के लिए सशक्त पकड़ का प्रयोग करते हैं, अब इसको बताना है दोस्तों। आप पढ़ते हैं दोस्तों। होमिनिडेई नामक परिवार के सदस्य होते हैं। इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल हैं। होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, 2 पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वह औजार बना सकता था और इनका इस्तेमाल कर सकता था। होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण है। इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। इनका जो है अंतर जो है यही जबड़े और दांतों और मस्तिष्क के आकार में अंतर कुछ पाए जाते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है, जब जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज़्यादा बड़े होते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का दोस्तों होमो की अपेक्षा। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए हैं वे सभी लातीनी और यूनानी भाषाओं के शब्दों से ही बने हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक लातीनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रोल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस यानी बानर से मिलकर बना है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलोपिथेकस
का अर्थ क्या है दोस्तों? आस्ट्रल का ये जो है दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस यूनानी बानर से मिलकर बना है दोस्तों। यूनानी बानर से मिलकर बना है दोस्तों। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आदि रूप से उसकी एप अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे। मतलब जो है इसलिए दिया गया, ये जो बानर जो है, एप जो है लंगूर की अवस्था जो है, आदि रूप से उसकी अवस्था जो है अभी भी जो है दोस्तों, उसकी अवस्था का जो लक्षण है बरकरार रहता है दोस्तों मनुष्यों में, इसलिए दोस्तों ये नाम दिया गया। जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना, सही है दोस्तों, और हाथों की दक्षता का सीमित होना, उसमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता भी अधिक नहीं थी उस समय दोस्तों, क्योंकि यह अभी भी अपना बहुत सा समय पेड़ों पर गुजारता था। इसलिए उसमें पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं अब भी मौजूद थी, जैसे आगे के अवयवों का लंबा होना, हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना, और टखने के जोड़ों का घुमावदार होना। कालांतर में जब औजार बनाने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की क्रिया में बढ़ोतरी होती गई, तब मानवीय विशेषताओं तथा लक्षणों का विकास भी होता गया। आदिकालीन मानव के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया है। उदाहरण के लिए प्रारंभिक मानवों की प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़ों की विशेषता के आधार पर बांटा गया है। यह विशेषताएं सकारात्मक प्रतिपुष्टि अवस्था यानी वांछित परिणाम प्राप्त होने से ही विकसित हुई होगी दोस्तों। इसमें जो है एस्ट्रोलॉजी की थी ओल्डुआई गोर्ज की खोज 17 जुलाई 1959 के बारे में जो है दोस्तों, ये पूरा इसमें लिखा गया है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था किसी बॉक्स विशेष की ओर इंगित तीर के निशान उन प्रभावों को बताते हैं जिनकी वजह से कोई विशेषता विकसित हुई है। मतलब जो है किसके अनुसार कौन सी विकसित हुई है दोस्तों बताया गया है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों अभी कितना पढ़ना है दोस्तों। पढ़ना है दोस्तों। चलिए हम लोग यहाँ से फिर पढ़ते हैं अपना दोस्तों। उदाहरण के लिए दो पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण हाथ बच्चों या चीज़ों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए, और ज्यों-ज्यों हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया त्यों-त्यों दो पैरों पर खड़े होकर चलने की कुशलता भी बढ़ती गई। जैसे आज के भी समय में हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज के भी समय में हम लोग देखते हैं दोस्तों, जब बच्चा छोटा होता है दोस्तों तो 4 पैरों से ही चलता है दोस्तों, हाथ के माध्यम से भी चलता है दोस्तों और पैर के माध्यम से दोस्तों। और ये जो है दोनों हाथ और दोनों पैरों से चलता है दोस्तों, चारों से चलता है दोस्तों। उसके बाद धीरे धीरे जो होता है दोस्तों, पैर से चलना शुरू करता है दोस्तों, उसके बाद 2 पैरों से चलना शुरू कर देता है। यही कह रहा है दोस्तों, उदाहरण के लिए 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण
हाथ बच्चों या चीज़ों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए। मतलब धीरे धीरे जो है अब वे जो है वो कुछ सामान उठाते गए, ले जाने का प्रयास किए, और ऐसे ऐसे उनमें विकास होते गया। ज्यों ज्यों हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया, माने जैसे जैसे हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया, त्यों त्यों दो पैरों पर खड़े होकर चलने लगे। जैसे जैसे उनका हाथों का मतलब विकास होते गया, वैसे वैसे वे जो है हाथ से अपना काम करने लगे और पैर से चलने लगे, और ऐसे विकास होने लगा। जैसे हम लोग अभी के जीवन में देखते हैं, बच्चे जो होते हैं और पहले चारों पैर से चलते हैं, फिर धीरे धीरे खड़ा होने की प्रयास करते हैं, उसके बाद कुछ सामान हाथ में लेकर चलने की प्रयास करते हैं, दौड़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों, उसके बाद चलने लगते हैं दोस्तों। इससे विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए हाथ स्वतंत्र हो जाने का लाभ तो मिला ही, साथ ही 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पर चलने की शारीरिक ऊर्जा की खपत भी कम होने लगी। शारीरिक ऊर्जा भी जो है, चारों पैर से चलते थे तो दोनों हाथ और दोनों पैर से चलते थे, शारीरिक ऊर्जा पूरा लगता था दोस्तों जितना पूरा में, अब उतना अब 2 पैरों से चलने पर शारीरिक ऊर्जा भी इनका कम लगने लगा दोस्तों। लेकिन दौड़ते समय यह लाभ उल्टा हो गया, लेकिन दौड़ते समय ये जो ये लाभ है उल्टा हो गया दोस्तों। लेतोली तंजानिया में मिले होमिनिड के पद चिन्हों के जीवाश्मों और हादार इथियोपियों से प्राप्त हड्डियों की जीवाश्मों से यह पता चलता है कि तत्कालीन मानव 2 पैरों पर चलने लगे थे। तत्कालीन मानव जो है, इससे पता चलता है दोस्तों, इथियोपिया से प्राप्त हुई हड्डियों जीवाश्मों से यह पता चलता है कि तत्कालिक मानव जो है दोस्तों, तत्कालिक मानव जो है 2 पैरों पर चलने लगे थे दोस्तों, 2 पैरों पर चलने लगे थे। लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन से जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए, तो जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए और घास के मैदान का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रारंभिक रूप धीरे धीरे लुप्त हो गए और उनके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजातियां आ गई। पहले का जो प्रजाति था, पहले वाला प्रजाति था, वो लुप्त हो गया इसके दौरान, और दूसरी प्रजातियों ने वहाँ जन्म ले लिया, जो सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकते थे। इनमें जीनस होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल थे। होमो लातिनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। यद्यपि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल थे आदमी में। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा और इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग नाम दिए हैं। इस प्रकार जीवाश्मों को होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किया गया। पहला है दोस्तों होमो हैबिलिस, औजार बनाने वाला था दोस्तों। होमो इरेक्टस, सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले थे दोस्तों। और होमो सैपियंस, प्राज्ञ व चिंतनशील मनुष्य जो बुद्धिमान होते थे दोस्तों, के रूप में वर्गीकृत किया गया है। होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई गोड्स से प्राप्त किए गए हैं। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए हैं। ये जो है दोस्तों प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीप में पाए गए हैं दोस्तों।
दोनों महाद्वीप में पाए गए हैं। एक मिनट दोस्तों, दोनों महाद्वीप में पाए गए हैं यथा कोविफोरा और पश्चिमी तुर्काना, केन्या, मोर, जोकोर्तो और संगीरन जावा। एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परिवर्तित काल के हैं। ये जो है परिवर्तित काल के हैं दोस्तों, इसलिए यह अधिक संभव है कि होमिनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण तथा पूर्वोत्तर एशिया और शायद यूरोप में भी 20 से 15 लाख वर्ष पहले गए। यह प्रजातियां लगभग 10 लाख वर्ष पहले तक जीवित रही है। ये दो प्रजातियां दोस्तों लगभग 10 लाख वर्ष तक पहले जो है दोस्तों जीवित रही है। अब ये प्रजातियां जीवित नहीं है दोस्तों। आप लोग इसमें देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो है दर एस सुल्तान मोरक्को में है जो दोस्तों। ये जो है भूमध्य सागर है दोस्तों। जो बीचों बीच है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों इथियोपिया जनजाति थी दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों। समय की शुरुआत से कुछ दृष्टांतों में कर है दोस्तों। कुछ दृष्टांतों में जीवाश्मों का नामकरण उन स्थानों के आधार पर किया गया है जहां उस विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले थे, जैसे कि जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गेसिस कहा गया, जबकि नियंडर घाटी में पाए गए जीवाश्मों को होमो नियंडरथलेंसिस श्रेणी में रखा गया दोस्तों। यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडलबर्गेसिस और होमो नियंडरथलेंसिस के हैं। ये दोनों ही होमो सैपियंस प्रजाति के हैं। ये दोनों जो है दोस्तों किसके प्रजाति के हैं दोस्तों? तो होमो सैपियंस प्रजाति के हैं दोस्तों। हाइडलबर्ग मानव दूर दूर तक फैले हुए थे। कब फैले हुए थे दोस्तों? तो 8 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष पूर्व तक फैले हुए थे, दूर दूर तक। उनके जीवाश्म अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए गए हैं। उनके जीवाश्म जो है कहाँ कहाँ पाए गए हैं दोस्तों? अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए गए हैं दोस्तों। नियंडरथल मानव मोटे तौर पर 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले तक यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे? तो मध्य एशिया तक रहा करते थे। यूरोप के पश्चिमी और मध्य एशिया में रहा करते थे। वे पश्चिमी यूरोप के में लगभग 35,000 वर्ष पहले अचानक विलुप्त हो गए। कब विलुप्त हो गए दोस्तों? तो 35,000 वर्ष पहले। सामान्यतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा होता था, जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए थे और दांत छोटे छोटे होते थे। उनमें मस्तिष्क के आकार में वृद्धि को अधिक बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त से जोड़ा जाता था। जबड़ों तथा दांतों में हुआ परिवर्तन संभवतः उनके खान पान में हुई भिन्नता से संबंधित था। अब दोस्तों विश्व में मानव प्रजातियों का निवास, जो विश्व में जो है मानव प्रजातियां कहाँ कहाँ निवास करती थी और कब करती थी दोस्तों? तो कह रहा है दोस्तों
50 से 10 लाख वर्ष पूर्व, माने 50 लाख से 10 साल पहले तक, माने 50 लाख से लेकर अभी 10 लाख पहले तक, 10 लाख वर्ष पहले तक अफ्रीका कहाँ रहते थे दोस्तों? अफ्रीका में सहारा के आसपास के प्रदेश में रहते थे। कौन रहते थे? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलोपिथिकस, प्रारंभिक होमो इरेक्टस रहते थे दोस्तों। कहाँ रहते थे? अफ्रीका के सहारा के आसपास के प्रदेश में रहते थे। कब रहते थे दोस्तों? तो 50 लाख से 10 लाख वर्ष पूर्व तक रहते थे दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों होमो इरेक्टस, आद होमो सैपियंस, निएंडरथल मानव, होमो सैपियंस, आधुनिक मानव कहाँ रहते थे दोस्तों? अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्र में। ये कब रहते थे दोस्तों? 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व तक रहते थे दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों आधुनिक मानव। आधुनिक मानव कहाँ रहते थे दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। ये जो है कब रहते थे? 45,000 वर्ष पूर्व रहते थे दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों बाद आने वाले निएंडरथल आधुनिक मानव कहाँ रहते थे? उच्च अक्षांश पर यूरोप और एशिया प्रांत द्वीप समूह में। कब रहते थे? 40,000 वर्ष पूर्व से अभी तक रहते हैं दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अब कहाँ रहते हैं दोस्तों? तो उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका रेगिस्तान और वर्षा वन में रहते हैं दोस्तों। अब क्रियाकलाप 1 फाइनल हो गया दोस्तों। क्रियाकलाप 2 कल देखते हैं दोस्तों। आप लोग बने रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए न्यू होंगे तो, और चैनल को लाइक कर दीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट में हमें बताइएगा दोस्तों मेरा वीडियो कैसे लगा। और प्रत्येक अध्याय के साथ मिलते हैं दोस्तों, और प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ दोस्तों हम लोग फाइनली पूरा पढ़ेंगे दोस्तों। 11th क्लास फाइनल करेंगे, उसके बाद 12th क्लास फाइनल करेंगे दोस्तों। इसमें आप लोग का प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी दिया जाएगा दोस्तों, PDF के माध्यम से दिया जाएगा दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।